नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं विवेक कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं विन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का लोक पर्व बस्तर दशहरा। ये टॉपिक आप सभी तैयारी कर रहे हैं मेंस अभ्यर्थियों के लिए मैंने बनाया हूं और ये आने वाले आपके एसीएफ एग्ज़ाम्स, सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स और अदर्स एग्ज़ाम्स जैसे एसआई और जो भी व्यापम लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगातार प्रश्न पूछे जा सकते हैं जाते हैं और पूछे जा चुके भी हैं। सीजीपीएससी मेंस 2017 में बस्तर दशहरा पे एक निबंध आया था जो कि 100 वर्ड का था अंकों का, और लगातार पीएससी में भी इसके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस लगातार आए हुए हैं। व्यापम का इसमें बहुत सारा ट्रेंड रहा है लगातार क्वेश्चन पूछने का, तो आप सभी ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा और इसमें से लगातार क्वेश्चन बनते हैं तो इसको अच्छे से आज हम लोग कवर करेंगे। आइए चर्चा करते हैं बस्तर दशहरा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने के पहले बता देता हूं कि हम लोग किस किस चीज़ों पे आज इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका को हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे ये क्या हुआ। उसके बाद इसके बस्तर दशहरा में विभिन्न रस्म जो अदा किए जाते हैं, ठीक है, जो नवरात्रि के 13 दिनों तक ये शुरुआत चलते हैं, उसका 13 रस्मों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सभी चीज़ों के विस्तार से चर्चा करते हैं। भूमिका पे देखें तो बस्तर का लोक पर्व की भूमिका यह है कि छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का देश में ही नहीं अपितु विश्व में भी अद्वितीय स्थान है। यह पर्व बस्तर अंचल में आयोजित होने वाले पारंपरिक पर्वों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका संबंध रावण वध से न होकर मां दंतेश्वरी की पूजा आराधना से जुड़ा हुआ है। इस पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या से होकर शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक अर्थात निरंतर 75 दिनों तक चलती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार माना जाता है, जिसके कारण इस पर्व को विश्व का सबसे लंबा पर्व होने का गौरव प्राप्त है। आमतौर पर में सामान्यतः राम के द्वारा रावण के पर विजय के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है, जिसमें रावण के पुतले का दहन किया जाता है। परंतु बस्तर दशहरा है वो इन सभी से भिन्न एक राजवंशीय संस्कृति एवं बस्तर की अद्वितीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। दोस्तों, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो बस्तर दशहरा के शुभारंभ काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव के द्वारा किया गया था। बस्तर के दशहरा पर्व एवं रथ यात्रा की शुरुआत सन 1408 ईस्वी के बाद चालुक्य वंश क्रम के चौथे शासक श्री राजा पुरुषोत्तम देव ने इसकी शुरुआत की। अंचल के आदिवासियों में धार्मिक भावना को सही दिशा प्रदान करने का उद्देश्य के लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की और अपने प्रजा को साथ ले जाने का निश्चय किया। राजा के इस प्रस्ताव से व्यापक प्रभाव पड़ा। लोगों के मन में मुफ्त यात्रा, वह भी राजा के साथ जाने का उमंग के भाव के साथ अंचल के मुड़िया, भतरा, गोंड, धाकड़, माहरा तथा अन्य जातियों के मुखियाओं ने राजा के साथ जाने की मनस्थिति बनाई। एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए रवाना हुए। इस कष्ट साध्य यात्रा में पैदल ही जाना था। राजा स्वयं सवारियों का प्रयोग नहीं किया। एक जनश्रुति के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव ने अपनी प्रजा एवं सैन्य दल के साथ जगन्नाथपुरी पहुंचे। पुरी के राजा को जगन्नाथ स्वामी ने स्वप्न में यह आदेश दिया था कि बस्तर नरेश की अगवानी व उनका सम्मान करें। वे भक्ति मित्रता के भाव से पुरी पहुंच रहे हैं। पुरी के नरेश ने बस्तर नरेश को राज्य का स्वागत किया। बस्तर के राजा ने पुरी के मंदिरों में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न आभूषण एवं बेशकीमती हीरे जवाहरात जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में अर्पित किया। जगन्नाथ स्वामी ने प्रसन्न होकर 16 चक्कों का रथ राजा को प्रदान करने का आदेश प्रमुख पुजारी को दिया। इसी रथ पर चढ़कर बस्तर नरेश और उनके वंशज दशहरा पर्व मनाए। साथ ही लाहौरी रथपति को उपाधि देने का निर्णय दिया, अर्थात वहाँ के पुजारी ने उन्हें रथपति की उपाधि दी।
राजा पुरुषोत्तम देव को लहुरी रथपति उपाधि से विभूषित किया गया। पुरी नरेश ने स्थायी मैत्री संधि कर बस्तर नरेश वापस लौटे। साथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमा अपने साथ लाए और भगवान की पूजा अर्चना के लिए कुछ अरण्य ब्राह्मण परिवारों को भी अपने साथ लेकर आए, जो आगे चलकर बस्तर राज्य में ही बस गए। राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से वरदान स्वरूप मिले 16 चक्कों का रथ का विभाजन करते हुए रथ के 4 चक्कों को भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और शेष 12 पहियों वाला विशाल रथ मां दंतेश्वरी को अर्पित कर दिया। तब से दशहरा में दंतेश्वरी के छत्र के साथ राजा स्वयं भी रथारूढ़ रहने लगे, मतलब रथ पर सवार होने लगे। मंधोता ग्राम में पहली बार दशहरा यात्रा 14 से 1412 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुई। कई वर्षों के बाद 12 चक्कों का रथ का संचालन में असुविधा होने के कारण 8वें क्रम के राजा शासक वीर सिंह ने 1610 ईस्वी में 8 पहियों का विजय रथ और 4 पहियों का फूल रथ प्रयोग में लाया। तब से लेकर आज तक यह परंपरा निर्बाध रूप से जारी है। ठीक है, बस्तर की आराध्य लोक देवी माई दंतेश्वरी के प्रति असीम आस्था का यह पर्व बस्तर का दशहरा पर्व है। बस्तर के दशहरा पर्व में निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं रस्मों को अपनाई जाती हैं, जो कि निम्न है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से रस्म होते हैं। जिसमें सबसे पहला रस्म होता है पाट यात्रा, दूसरा रस्म होता है काछिन गादी, तीसरा रस्म होता है रैला पूजा, उसके बाद जोगी बिठाई, उसके बाद नेक्स्ट रस्म होता है रथ परिक्रमा, उसके बाद नेक्स्ट रस्म होता है निशा यात्रा या उसी को बोलते हैं दुर्गा अष्टमी, उसके बाद होता है जोगी बिठाई के बाद होता है मवाली परघाव, उसके बाद होता है भीतर रैनी और बाहर रैनी, उसके बाद काछिन यात्रा या मुड़िया दरबार और सबसे अंतिम पर्व होता है उहाड़ी पर्व। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक प्रीलिम्स के फैक्ट या फिर एग्जाम में जो ऑप्शनल एग्जाम में आते हैं उनके लिए फैक्ट। सबसे पहले अगर पूछे कि बस्तर दशहरा की शुरुआत किस पर्व से होती है तो पाट यात्रा से। लेकिन पहला रस्म कौन सा होता है तो पहला रस्म होता है बस्तर दशहरा का पहला रस्म है काछिन गादी। ठीक है, और अंतिम रस्म उहाड़ी पर्व। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा की शुरुआत किसने की तो राजा पुरुषोत्तम देव ने। कौन से वर्ष में तो लगभग 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1410 से 11-12 के ईस्वी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भी आप कर सकते हैं वहाँ पर ऑप्शन में। उसके अलावा इसमें पूछेगा कि बस्तर दशहरा में एक तुपकी एक वाद्य यंत्र होता है जो विजयादशमी के दिन बजाया जाता है। जब दंतेश्वरी माता की प्रतिमा निकलती है तो स्वागत के रूप में तुपकी, जो बांस का बना एक लंबा बंदूक नुमा एक वाद्य यंत्र होता है जो जिससे रथ की सलामी दी जाती है, उसे तुपकी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बस्तर दशहरा जो विश्व का सर्वाधिक लंबा दिनों तक चलने वाला है, ये कितने दिनों तक चलता है तो 75 दिनों चलता है। तो ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट है। आपके जो रस्म है 13 दिन जो होते हैं रस्म, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए इन सभी रस्मों को एक थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, विस्तार से इसको देखते हैं कि कौन कौन से रस्म है और क्या क्या इसका महत्व है। तो सबसे पहला रस्म होता है पाट यात्रा। पाट यात्रा का सामान्य अर्थ है लकड़ी के पूजा करने से, जिसे रथ के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पाट यात्रा में विधि विधान पूर्वक बकरे एवं मंगूरी मछली की बलि देकर पूजा अर्चना होती है। बस्तर में दशहरा प्रारंभ काछिन गादी से 2 माह पूर्व ही पाट यात्रा के शुरुआत होती है। पाट यात्रा शुरुआत होती है। बस्तर दशहरा भले ही 75 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण रस्में जो होती हैं आखिर के 13 दिनों में निभाई जाती हैं। ठीक है, जो नवरात्रि के प्रथमा शुरू होती है और त्रयोदशी तक चलती है। तो उसमें सबसे पहला रस्म जो होता है काछिन गादी। याद रखिएगा, पाट यात्रा से इस शुरुआत होती है, लेकिन इसका पहला रस्म होता है काछिन गादी होता है। काछिन गादी क्या होता है? दशहरा पर्व का हृदय स्पर्शी उत्सव काछिन गादी नामक परंपरा से प्रारंभ होता है। काछिन गादी का अर्थ होता है काछिन देवी की जो गद्दी जो नुकीले कांटों से बनी होती है। ठीक है, इसे काछिन गादी पूजा विधि विधान पूर्वक आरंभ होती है। ठीक है, अमावस्या के दिन पितृ मोक्ष अमावस्या, जिस दिन पितृ मोक्ष का जो होता है अमावस्या 15वें दिन के बाद से शुरुआत होती है।
उसके बाद इसी दिन काचिनगुड़ी में राजा जो होते हैं निर्विघ्न दशहरा समाप्त होने की कामना करते हैं वहाँ पे जाके, जिसमें क्या होता है एक महारा समुदाय की इष्ट देवी यह एक काचिन माता से आशीर्वाद लेते हैं। इस गुड़ी में उस दिन 9 वर्ष की मृगान कुंवारी पर देवता आते हैं, इसलिए इस महती कार्य के लिए प्रतिवर्ष एक नई कन्या का चयन किया जाता है जो कि 9 वर्ष की होती है। मृगान कुंवारी कन्या को कांटेदार झूले पर लिटाकर कई रस्मों को पूरा किया जाता है और यदि वह कन्या, ऐसा माना जाता है कि यदि वह कन्या अपने गले से माला उतार कर पुजारी को दे देती है तो समझा जाता है कि दशहरा संपन्न होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रस्म होता है रेला पूजा। रेला पूजा क्या है? इस ऐतिहासिक दशहरे में अनेक परंपरागत रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें काछिन गादी कार्यक्रम के उपरांत मृगान जाति की महिलाएं रेला पूजा करती हैं। दशहरे में नवरात्र का यह कार्यक्रम अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा से आरंभ होता है, जिसमें दंतेश्वरी माता, मावली माता, कंकालीन देवी आदि के मंदिर में कलश स्थापना कर ब्राह्मणों से यह पूजा विधि विधान पूर्वक कराई जाती है। मतलब इसके बाद रेला पूजा होता है काचिन गादी के बाद, और उसके बाद जो नेक्स्ट रस्म होता है उसको बोलते हैं जोगी बिठाई। इसे ही कलश स्थापना भी कहा जाता है। आपके व्यापम्स के एग्जाम में जोगी बिठाई कलश स्थापना से क्वेश्चंस आ चुके हैं। होता है परंपरागत रस्मों में ये अगला चरण है जोगी बिठाई का, जिसमें आमा बाग के निश्चित घरों के वंशानुगत हलबा जनजाति जो होते हैं के व्यक्ति जोगी बनकर जगदलपुर के एक सिरासार महल होता है, सिरासार के मध्य एक गड्ढे नुमा जगह बनाया जाता है। सिरासार महल के मध्य भाग में बनाए गए गड्ढे के अंदर लगातार 9 वह व्यक्ति योगासन में बैठे रहता है और नवरात्रि के 9 दिन तक वो माता की उपासना करता है वहाँ पे बैठ के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रस्म होता है रथ परिक्रमा। रथ परिक्रमा क्या होता है? जोगी बिठाई के द्वितीय दिन रथ परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये रथ दूसरे दिन से लेके 7वें चलता है, अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय से लेकर अश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी तक निरंतर 4 पहियों वाला फूल रथ चलाया जाता है। यह रथ निश्चित प्रतिदिन शाम एक निश्चित मार्ग की परिक्रमा करता है और राजमहलों के सिंह द्वार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद अगला रस्म होता है दुर्गा अष्टमी। इसी को निशा जाता है, याद रखिएगा, दुर्गा अष्टमी को निशा यात्रा के नाम से जाना जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी के समापन के बाद उसके दिन दूसरे दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। दुर्गा अष्टमी के अंतर्गत निशा यात्रा का कार्यक्रम रखा जाता है। निशा यात्रा का जुलूस नगर के इतवारी बाजार से लगे पूजा मंडप तक जाकर पहुंचता है। नॉर्मल चीज़ है, इसमें जानना है बस। उसके बाद आता है जो जोगी बिठाई होती है पहले दिन, उसको 9वें दिन क्या होती है? जोगी उठाई। तो नेक्स्ट रस्म होता है जोगी उठाई। 9वीं के दिन संध्या काल में योगासन में जो इस जोगी को बैठाया जाता है उसे समारोह पूर्वक उसे आदर सम्मान उस दिन उठाया जाता है और उसी दिन रात्रि 9 बजे लगभग मवाली परघाव का कार्यक्रम होता है। मवाली परघाव क्या होता है? जो अगला नेक्स्ट रस्म है मवाली परघाव। मवाली परघाव रस्म का अर्थ है मावली देवी की श्रद्धा पूर्वक स्वागत करना, अर्थात जो वहाँ के लोक देवी हैं दंतेश्वरी छत्र छाया में आदर प्राप्त करने हेतु बस्तर दशहरा के आमंत्रण में पधारे विविध बहुत सारे गांवों के देवी देवता इस मावली परघाव में शामिल होते हैं। बस्तर के आदिम संस्कृति के संवाहक जो वहाँ के बहुत सारे गांव के जो देवी देवता है जो अपने अपने छत्र चंवर डोले डोलियों एवं बैरकों के साथ ढोल नगाड़ा तोड़ी मोहरी घंटे शंख मुंडा बाजा इत्यादि से वादन करते हुए शंखनाद करते हुए रथ के साथ नगर की परिक्रमा करते हैं और मवाली परघाव त्यौहार मवाली प्रभाव रस्म यहाँ पे संपन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट रस्म आता है भीतर रैनी एवं बाहर रैनी। भीतर रैनी विजयादशमी के अस्त्र एवं शस्त्र के पूजन का विधान संपन्न कर विजय रथ पर देवी छत्र और खड़ग के साथ रथ पर सवार होकर मुख्य पुजारी मावली मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए परिक्रमा करता है। इस रथ परिक्रमा विधान में 4 पहियों के स्थान पर 8 पहियों वाला विशालकाय रथ परिक्रमा के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस रथ के 8 काष्ठ पहिए होते हैं। इसके निर्माण में फूल रथ की अपेक्षा अधिक लकड़ी उपयोग में लाया जाता है तथा बनावट में भी अंतर होता है। विजय पर्व में चलायमान होने के कारण विजय रथ अथवा भीतर रैनी रथ इसे कहा जाता है। यह रथ विजयदशमी के दिन अगले पूर्व निर्धारित मार्ग पर ही परिक्रमा करता है। इसे खींचने के लिए
कोडेनार, कीलेपाल परगना के आदिवासियों का विशेष अधिकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट रस्म है बाहर रैनी। बाहर रैनी क्या है? रथ की परिक्रमा पूर्ण हो जाने के बाद लगभग प्रथानुसार इसे देर रात चोरी करके नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर कुमड़ा कोट नामक स्थान पर छुपा दिया जाता है। इस स्थल पर राज्य तथा राज्य के बाहर ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लगभग 3000 से अधिक देवी देवता जुटते हैं। इन सभी देवी देवताओं के प्रतीक को एक जगह पर स्थापित करके सम्मान दिया जाता है तथा माई के साथ अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना के बाद नए अन्न से बने भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। दूसरे दिन राज परिवार और बस्तर की जनता अपने अपने देवी देवताओं के साथ कुमड़ा कोट पहुंचते हैं और राजा अपनी कुल देवी को नया अन्न अर्पित करते हुए जनता के साथ नया खानी पर्व संपन्न करता है। बाहर रहने के दिन कुमड़ा कोट वन क्षेत्र में जहां विभिन्न देवी देवताओं का समारोह स्थल होता है, नवा खानी संपन्न हो जाने के बाद दंतेश्वरी मंदिर का पुजारी माई जी के छत्र के साथ सवार होकर राज परिवार के सदस्य रथ के सामने अपने वाहन पर सवार होकर आगे आगे चलते हुए विभिन्न चौक चौराहों तक तथा मुख्य मार्गों से होते हुए राजमहल के सिंह द्वार तक पहुंचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रस्म होता है काछीन यात्रा और मुरिया दरबार। तो काछीन यात्रा क्या है? अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी के प्रातःकाल निर्विघ्न दशहरा संपन्न होने की प्रसन्नता में धन्यवाद ज्ञापन हेतु काछीन यात्रा होती है, जिसके अंतर्गत काछीन देवी को पुनः सम्मानित किया जाता है। इसी दिन संध्या को जगदलपुर के मुख्य चौक सीरासार महल में मुरिया दरबार लगता है। ठीक है, मुरिया दरबार का सूत्रपात 8 मार्च 1876 को पहली बार हुआ था। मुरिया दरबार में ग्रामीण और शहरी जनप्रतिनिधियों के बीच आवश्यक विषयों को लेकर चर्चा होती है। रियासत काल में जनता और राजा के मध्य वर्ष में एक बार दरबार में माध्यम के विचार विमर्श हुआ करता था। ठीक है, जिसमें यह शिकायत अपने क्षेत्र के अलावा अन्य राज्यों को लिए भी होती थी, कर्मचारियों को होती थी। दरबार में विभिन्न जन समस्याओं पर चर्चा की जाती थी उस समय, कि किसी तरह की कठिनाई आने पर उसका हल निकाला जाता था। ठीक, अतः यह कहना होगा कि मुरिया दरबार रियासत काल में एक तंत्रीय न्याय प्रणाली के रूप में स्थापित थी, जो कि रियासत की जनता को स्वीकार्य थी। यह परंपरा आज भी निर्बाध रूप से जारी है। ठीक है, यह राजा और प्रजा के मध्य आदान प्रदान होता है। इसके बाद इस कार्य के साथ विभिन्न गांवों से आए हुए देवी देवता को श्रद्धापूर्वक विदाई दी जाती है। नेक्स्ट रस्म होता है ओहाड़ी पर्व। यह एक अंतिम रस्म है। यह एक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी अर्थात 13वें दिन यह संपन्न होती है। बस्तर दशहरा के इस पर्व के अंतिम चरण में अश्विनी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल गंगामुड़ा स्थित मावली शिखर के निकट बने पूजा मंडप में मावली माता के विदा सम्मान में गंगामुड़ा यात्रा संपन्न होती है। इसी कार्य ओहाड़ी पर्व कहते हैं। बस आपको नॉर्मल से याद रखना है, गंगामुड़ा यात्रा को ओहाड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ बस्तर दशहरा पर्व संपन्न होता है। 75 दिनों का पर्व, जो कि 13वें रस्म के साथ ओहाड़ी पर्व होता है, अंतिम पर्व के साथ यहाँ संपन्न होता है। आपके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि गोंचा पर्व जो है, गोंचा पर्व की शुरुआत राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा की गई थी। जब वे पूरी यात्रा करके वापस लौट रहे थे तो उनके स्वागत में जो वहाँ के जनता और प्रजा ने स्वागत किया, उनके रथ को और सामने डांस किया, नाचा, झूमा वहाँ के जनजातियों द्वारा और उनके रथ को खींच के उनके महल तक लाया। तो उस आषाढ़ द्वितीया, जो रथ द्वितीया थी, रथ द्वितीया बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, तो उस दिन जो यह मनोरंजन का जो पर्व हुआ, उसी को गोंचा पर्व के नाम से बस्तर क्षेत्र में आषाढ़ द्वितीया, रथ द्वितीया के दिन मनाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह आगे नेक्स्ट जारी रहेंगी, आगे लेक्चर। और आप सभी को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।